नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, एक नई महामारी की, एक ऐसे फंगस की जो मौजूद तो काफी दिनों से हमारे बीच में है, लेकिन इसकी चर्चा पहले कभी नहीं हो रही थी। अब कोरोना मरीजों में इसकी मौजूदगी से ब्लैक फंगस चर्चा में आ गया है और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ब्लैक फंगस के मरीज तकरीबन हर राज्य में देखे जा रहे हैं और करीब 8 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। देश में बुधवार तक करीब 5,500 लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की पहचान हो चुकी थी। इससे अभी तक 126 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज इसी को लेकर हम अपना खास चर्चा करेंगे और मेहमानों के साथ जो हमारे चर्चा होगी उससे पहले हम एक ब्लैक फंगस पे रिपोर्ट भी दिखाएंगे और रिपोर्ट दिखाने के बाद अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आज जो बड़े डॉक्टर हैं देश के, उन्होंने रणदीप गुलेरिया और जो डॉक्टर त्रेहान, उन्होंने क्या कहा उस बात को भी सुनाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ब्लैक फंगस यानी एक ऐसी बीमारी जिसने आजकल दूसरे देशों समेत भारत में भी अपने पांव पसार लिए। ये बीमारी नई तो नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद ठीक हो रहे लोगों में इसका अटैक देखा जा रहा है। जो स्वस्थ तो हो चुके हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर कम है या उन्होंने स्टेरॉइड लिया है। और इस बीमारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया था, जिसके बाद से यूपी समेत 8 राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। कैसे पहचाने कि आपको ब्लैक फंगस हुआ है? तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूँ, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए। ये फंगस संक्रमण मोल्डों के समूह के कारण होता है, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये मोल्डो पूरे वातावरण में रहते हैं। ये ज्यादातर मिट्टी में तथा पत्तियों, खाद एवं ढेरों कार्बनिक पदार्थों के क्षय में पाए जाते हैं। कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां इम्यून सिस्टम पर असर डालती हैं। Black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. ब्लैक फंगस के मामले कोविड मरीजों में सबसे ज्यादा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस का संक्रमण भी देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस उन मरीजों में ज्यादा देखने को मिला है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं। ब्लैक फंगस के कारण सिर दर्द, बुखार, आंखों में दर्द, नाकपन या साइनस के अलावा देखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। इन कारकों के कारण कोविड-19 मरीजों को म्यूकोरमाइसेट्स जैसे सूक्ष्मजीवों के हमले के खिलाफ लड़ाई में विफल होने के नए खतरे का सामना करना पड़ता है। और ये उन्हीं को प्रभावित करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं उनको होती है। तो ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप लेता जा रहा है। 8 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। क्या है इसके लक्षण और कैसे पहचाने कि आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, जो कि मेडिकल रिसर्चर हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय जैन हैं, MS हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो हमारे पास है, जो अपने गेस्ट से हम चर्चा करेंगे, एक बार उन सवालों को देख लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। पहला सवाल है कि ब्लैक फंगस को पहचाने कैसे पता चले कि ये ब्लैक फंगस है? क्या कोरोना से इसका कोई संबंध है? यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या ब्लैक फंगस अलग है या कोरोना से इसका संबंध है? क्या इस फंगस पर कारगर है कोरोना की वैक्सीन? ये एक अहम सवाल है जो बाहर लोगों के जहन में आ रहा है। और ब्लैक फंगस पर कौन सी दवा कारगर है, इसके लिए हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। वही बताएंगे कि कौन सी दवा इस पर फंगस और ब्लैक फंगस से कैसे दूर रहा जा सकता है, कौन सी सावधानियां बरती जा सकती है जिससे ब्लैक फंगस हमसे दूर रहे। तो कैसे पहचाने ब्लैक फंगस को, इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मेडिकल रिसर्चर हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय जैन, MS हैं, वो हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। और डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मेडिकल रिसर्चर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। पिछली बार जब हम लोग बैठे थे और चर्चा कर रहे थे विवेक जी, तो हम लोगों ने कहा था कि जो
ब्लैक फंगस है वो जानलेवा तो है, लेकिन अगर सावधानियां बरती जाए तो ये उतना ज़्यादा घातक नहीं हो सकता है जितना कि कोरोना से लोग डर रहे हैं। उतना जितना कि कोरोना घातक है उससे कम घातक है। लेकिन अब जिस तरीके से 8 राज्यों ने महामारी घोषित कर दी है और प्रधानमंत्री ने भी आज चिंता जताई है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अपनी जद में ले रहा है ये ब्लैक फंगस। क्या कहेंगे, आपका रिसर्च क्या कहता है इस ब्लैक फंगस के बारे में? क्या ये इतना ही खतरनाक है जितना महामारी का रूप लेता जा रहा है? जी, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ब्लैक फंगस या जो भी फंगल इन्फेक्शन है ये दुनिया की सबसे वीक इन्फेक्शन होती है, सबसे कमजोर इन्फेक्शन होती है। बिल्कुल। ये आज जो इतना बड़ा महामारी का रूप दिया जा रहा है उसका कारण केवल ये नहीं है कि कोई फंगस की कोई महामारी आ गई। वास्तव में मैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि विश्व में 50 लाख के करीब फंगस इन्फेक्शन होती हैं, जिनमें से 100 ऐसी हैं जो हमारे मानव शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, नाक से, मुंह से, हमारे भोजन से, कहीं चोट लगने से, कहीं खरोंच लगने से। परंतु हमारे शरीर में एक सुरक्षा प्रणाली जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो भगवान ने बनाई हुई है और वो हमारे को कभी परेशान नहीं करती। आप देखेंगे जो इस तरह की फंगस है ये केवल उन लोगों को प्रभावित करती है जो लंबे समय से बीमार है, जिनको लगातार बहुत एलोपैथिक दवाइयां इम्यूनोसप्रेसिव यानी कि इम्यूनिटी को खराब करने वाली दवाइयां दी जा रही हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि इसका कोरोना से क्या संबंध है जो आपने पूछा। देखिए, कोरोना से संबंध यह है जैसे ही हम कोरोना के सिम्टम आते हैं पहले दिन से हम ऐसी दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं कि हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जाए। सबसे पहले हम पैरासीटामोल हैवी डोज देते हैं जिससे इम्यूनिटी में डिस्टर्बेंस आती है। फिर हम पैरासीटामोल से अपना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एक है एजिथ्रोमाइसिन और एक है डॉक्सीसाइक्लिन। आप विश्वास करेंगे कि हमारी फंगस के प्रति जो एंटीबॉडीज जो लड़ने में हमारी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है या इम्यूनिटी कहे उसमें जो 2 सेल काम आते हैं, बी सेल और टी सेल, ये दोनों एंटीबायोटिक उन्हीं को नष्ट करते हैं। आप ये बताइए कि जब हमने अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम कर दिया और उसके बाद उसको हमने स्टेरॉइड दे देकर उसको ऑलमोस्ट 0 कर दिया, तो आप समझिए कि कोई भी, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, यदि आज हम अपनी आर्मी को घरों में सुला दें, यदि हम तो हमारी पुलिस भी ना हो तो पाकिस्तान का एक छोटा सा सैनिक भी हमें मारता हुआ चला जाएगा। तो आज लेकिन विवेक जी पिछली बार भी आपने ये बात कही थी, लेकिन ये जो दवा है ये डॉक्टरों द्वारा रिकमेंडेड है, डॉक्टर इसको दे रहे हैं और इसको खा के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। जो कोरोना के मरीज हैं जिनको शुरुआती सिम्टम जिनमें दिखता है तो उनको ये दवाएं उन पे सूट कर रही हैं, उसके बाद वो ठीक भी हो रहे हैं। तो फिर आदमी कैसे इस बात पर, आम मरीज जो है लेमैन की भाषा में करें, जैसे हम लोग जिसमें मेडिकल की जानकारी नहीं है और हम लोग डॉक्टरों से पूछ के ही लेते हैं, लेकिन जो डॉक्टर आपको कहते हैं नहीं एजिथ्रोमाइसिन आप लीजिए, आप पैरासीटामोल लीजिए, लेकिन उसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो हमारे शरीर पे हमारे इम्यून को वो कमजोर कर रहा है। तो फिर डॉक्टर ऐसा दे क्यों रहे हैं? क्या वो डॉक्टर गलत हैं? और अगर दे रहे हैं डॉक्टर गलत तो फिर उससे बीमारी ठीक कैसे हो रही है? मैं बताऊं? जी देखिए, क्या है कि ये एक पुरानी एक लगातार एक प्रोटोकॉल बनी हुई है कि हम बुखार उतारने की और एंटीबायोटिक्स हर बीमारी में दे देते हैं, ये बिना सोचे कि इससे हमारी इम्यूनिटी को कितना हानि होने वाली है। आप ये बताइए कि वायरस इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल दवाई देने का क्या पर्पस है? ना हमारे ICMR के प्रोटोकॉल पे है, ना WHO के प्रोटोकॉल पे है, फिर भी दवा लिखी जा रही है और उससे जो हमारी इम्यूनिटी को हानि हो रही है उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। कोविड में डेथ्स का भी कारण यही बन रहा है कि हम गलत दवाइयां दे रहे हैं। अभी इन्होंने प्लाज्मा हटा दिया, कुछ दिन पहले अभी रेमडेसिविर पर भी बात चल रही है कि इसको हटाएंगे, पिछले साल HCQ दे रहे थे उसको हटा दिया। तो प्रश्न ये है कि यदि हम अपनी इम्यूनिटी को ऐसे रोग में समाप्त कर देंगे जिसको इम्यूनिटी ने लड़ना है, तो ऐसी वीक इन्फेक्शन भी हमको होती जाएंगी। बिल्कुल, मैं संजय जैन जी से पूछूंगा, जो आप जो कह रहे हैं संजय जैन जी आप सुन रहे होंगे, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जो कह रहे हैं? कि आपको लगता है कि आप भी उसी के समर्थक हैं या आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ जो है ऐड ऑन किया जाना चाहिए या ये पूरी तरीके से सही है?
मुकेश जी नमस्कार और जी, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। मैं विवेक जी से काफी हद तक सहमत हूं। मानव जाति एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस चुकी है कि सबसे पहले इम्यूनिटी डाउन है, चूंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ही कोरोना का प्रकोप ज्यादा होता है हमारे शरीर के अंदर, और कोरोना का प्रकोप होने के बाद जो इलाज किया जाता है उससे हमारी फर्दर इम्यूनिटी डाउन होती है, और उसके बाद इम्यूनिटी डाउन होने से और भयंकर कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, जिसका एक एग्जांपल इस समय म्यूकोरमाइकोसिस है। जी। तो आपने कहा कि इलाज से ठीक हो रहे हैं, आपकी बात ठीक है। जी। एक तरफ तो व्यक्ति को बीमारी से लड़ना है, दूसरी तरफ उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो इलाज से भी लड़ पाए। उसको दोनों चीजें झेलनी होती हैं। तो जिसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है वो दोनों चीजें बर्दाश्त कर ले, वो ठीक हो जाता है, और जिसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है वो बेचारा इससे रोग से हार जाता है। एक मैं म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, कुछ और भी। ये तो बात बिल्कुल तय है कि इम्यूनिटी बेस है हर बात का। इम्यूनिटी ठीक होगी तो ना कोरोना होगा ना म्यूकोरमाइकोसिस होगा। लेकिन एक पिछली बार की वेव में और अब की बार की वेव में एक बड़ा एक फर्क है जिसकी तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। ये सब काम पिछली बार भी हुए थे, चाहे वो हमने गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया कोरोना के अंदर, और हमने स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग किया, सब कुछ किया, लेकिन पिछली बार ब्लैक फंगस के केस नहीं आए। इस बार एक खास बात ये हुई है कि चूंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई पूरे कंट्री के अंदर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई पूरे कंट्री के अंदर, और मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की बजाय इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन यूज होने लग गई। उसके अंदर कितनी सावधानियां रखी गई या नहीं रखी गई। तो इस बार जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बेतहाशा यूज हुई है मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां भी हमें देखना होगा कि क्या वहां भी कोई कारण है, क्या उनके अंदर कोई हाइजीन की कमी रही होगी जिसकी वजह से ये सब बढ़ता जा रहा है। तो मुख्य रूप से इन सब बातों के बावजूद भी जो कोरोना के इलाज में जो ये फंगस बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण एक तो हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मान सकते हैं, दूसरा जो हम स्टेरॉइड बेतहाशा यूज करते हैं। देखिए हमारे पास क्योंकि कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, तो हम एक डेस्परेशन में जितना स्टेरॉइड रिकमेंडेड है उससे भी कहीं ज्यादा हम घबराहट में यूज करते हैं, तो वो हमारी इम्यूनिटी कम करता है। स्टेरॉइड ज्यादा यूज करने से ब्लड शुगर हमारी बढ़ती है, और शुगर के ऊपर ही ये फंगस थ्राइव करती है, तो वो हमारे लिए को नुकसान करता है। कोरोना के अंदर एक फेरिटिन लेवल बढ़ जाता है, और ये कहते हैं कि ये फंगस फेरिटिन इसको फीड करता है, तो वो भी एक कारण है हमारी ये सब चीजें बढ़ने का। तो ये सब कारण है ब्लैक फंगस के कोरोना के मरीजों में बढ़ने का। बिल्कुल जैन साहब, एक चीज़ है जो आपने कहा कि अगर हॉस्पिटल में आप हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन आप यूज कर रहे हैं, तो मे बी हाइजीन की वजह से, अगर हाइजीन वहाँ पर मेंटेन नहीं किया गया है तो ये इन्फेक्शन जो है हो सकता है। इस बात में दम है, और मुझे लगता है कि शायद जो केसेस बढ़े हैं इसमें भी इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जाँच की जानी चाहिए कि क्या जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर, क्या उसमें हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, क्या फंगस के पीछे वो एक वजह है। ये तो बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ। मुझे लग रहा है जो दर्शक सुन रहे होंगे वो भी इस पर कन्विंस्ड होंगे। लेकिन जो व्यक्ति जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जो घर पे अपना इलाज करा रहे हैं, क्या उनको भी ब्लैक फंगस का खतरा है? क्या उनको भी ब्लैक फंगस हो रहा है? क्योंकि अभी तक जो केसेज आए हैं, जो डेटा बता रहा है, वो डेटा ये है कि जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है उन्हीं में ब्लैक फंगस जो है वो देखा गया है, ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए। घर में जो सिम्टम के आधार पर जो घर में ही अपना इलाज करा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि जो घर में इलाज कर रहे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित है ब्लैक फंगस से? जी हाँ, क्योंकि मुख्य बात इम्यूनिटी ही है, और अस्पताल में आने के बाद जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं उनसे इम्यूनिटी हमारी फर्दर डाउन होती है, और इसीलिए अस्पताल में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग घर पे रह के इलाज कर रहे हैं उनमें ये चांसेस इन्फेक्शन होने के कम है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैम, विवेक जी, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग एक पेटिशन भी आप लोग साइन करवा रहे हैं, 115 डॉक्टरों ने शायद उसे साइन भी किया है। उसमें आप लोगों का क्या कहना है और किस तरीके का सवाल आप उठा रहे हैं? उसमें ब्लैक फंगस को लेकर के क्या है, या क्या है ये पेटिशन, और इस पर क्या आप बताना चाह रहे हैं? विवेक जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी विवेक जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी देखिए, ऐसा है जी कि जब हमने 1 वर्ष की रिसर्चेस की कि ऐसा क्यों है कि इस सामान्य से 100-101 बुखार और थोड़ा सा गला खांसी होने पर इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, तो हम देखते देखते ये समझ में आया कि ये सारी समस्याएं हमारी एग्रेसिव मेडिकेशन या उग्र उपचार से हो रही हैं। हम देखिए क्या कर रहे हैं,
हम सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। सिम्टम का इलाज करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि ये दवाइयां हमारी बीमारी को बढ़ा रही हैं। आप एक बात समझिए मोटी सी, जब हम कोई दवाई एलोपैथी में देते हैं तो उसका क्या होता है कि उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। जब हम देखते हैं कि उसका फायदा बहुत ज्यादा है, रोगी को देना बहुत आवश्यक है, तो हम वो दवाई देते हैं। पर यहाँ क्या है कि फायदा एक भी नहीं और केवल नुकसान, तो उसको मैं कहूंगा साइड इफेक्ट नहीं, वो मेन इफेक्ट हो रहा है उस दवाइयों का। तो इस बात को हमें जागरूक होना होगा। मैंने पूरे विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन किया, यूएसए में क्या कर रहे हैं, यूके में क्या कर रहे हैं, यूरोप के देशों में क्या कर रहे हैं। वहां इस तरह से इतनी ज्यादा उग्र मेडिकेशन नहीं दी जा रही। अभी मेरे कनाडा में लोग थे, उन्होंने बताया उनको परिवार को कोविड 4 लोगों को हुआ, तो कनाडा में डॉक्टर ने उन्हें कोई पैरासीटामोल की देनी कही, थोड़ी सी पैरासीटामोल, वो भी 1 तो 2.5 किलो पर, और कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा बस जूस वूस पियो ठीक हो जाओगे, और वो सब ठीक हो गए। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम 2 एंटीबायोटिक एक साथ दे रहे हैं, घर बैठे लोगों को स्टेरॉइड दे रहे हैं। अब इतनी स्टेरॉइड की मात्रा यदि आप लोगों को देते जाएंगे, इम्यूनिटी को देखिए, स्टेरॉइड जो है, जो कार्टिकोस्टेरॉइड है, इनका पर्पस क्या है? बिल्कुल। इनका पर्पस है डॉक्टर साहब ये तो आप लोग अगर डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर फ्रेटर्निटी में आपस में बातचीत होती है, तो शायद ये चीज़ वो आप लोग समझते होंगे, लेकिन जो आम मरीज है वो इतनी चीज़ें नहीं समझता। वो तो समझता जी कि हमें बीमारी हुई है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने जो कहा उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उससे ठीक हो गए तो अच्छी बात, नहीं ठीक हुए तो भाई डॉक्टर ने अच्छी दवा नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि दवा जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो है नहीं देना चाहिए, पैरासीटामोल से लोग ठीक भी हो रहे हैं, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की कोई दवा है ही नहीं, ब्लैक फंगस की तो दवा है भी, कोरोना की कोई दवा नहीं है। तो दवा नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि पैरासीटामोल दवा नहीं है, या पैरासीटामोल की कम मात्रा से इलाज हो सकता है, या एजिथ्रोमाइसिन के कम मात्रा से इलाज हो सकता है, या सिम्टम के आधार पे आप अपना इम्यून सिस्टम अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं, या कुछ भी सप्लीमेंट लेते हैं तो उसी से इसका इलाज हो जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है। आप लोग ज़रा साफ कीजिए हमारे दर्शकों को कि दवा सचमुच नहीं है, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, जो एजिथ्रोमाइसिन ले लो, पैरासीटामोल ले लो और दूसरी चीज़ें ले लो, ये सब क्या है? विवेक जी। मेरे को जी देखिए, इस बीमारी का जो पहला फेज है वो वायरीमिया का फेज है, जब वायरस मल्टीप्लाई करता है, और उस जो पहला हफ्ता है, और उस हफ्ते में हमारी इम्यूनिटी उस वायरस को कंट्रोल करने में लगी हुई होती है। और इस पहले हफ्ते में एलोपैथी की तरफ से जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, किसी में नहीं बताया गया कि कोई एंटीबायोटिक लेनी है, या कोई स्टेरॉइड लेना है, या फेबीफ्लू लेना है, या कोई और अदर एंटीवायरल लेना है। किसी प्रोटोकॉल में नहीं है। ये तो गलत तरीके से पूरे देश में यूज हो रहा है, जिसको हमें रोकना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पैरासिटामोल की जहां तक बात है, पैरासिटामोल कोई दवा क्योर करने के लिए नहीं है, ये केवल बुखार को नीचे करने की दवा है। बिल्कुल। और ये विवेक जी ने जो बहुत स्टडीज की हैं, उससे ये पता चल रहा है कि बुखार हमारे शरीर की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकता है। तो अगर हम बुखार एब्रप्टली उतार देते हैं बिना डिजीज प्रोसेस को कहीं कुछ चेक किए, तो ये हमारी कारण बन रहा है इस बात का कि हमारी डिजीज खराब होती है और मॉडरेट टू सीवियर में माइग्रेट कर जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास पहले वीक में इलाज करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें ऑल्टरनेटिव तरीके खोजने होंगे जो पहले वीक में ही हमारी इम्यूनिटी को मदद करें और वायरल के लोड को रोकें। ऐसा एलोपैथी में नहीं है। बिल्कुल। तो एक चीज़ सर, आप लोगों ने कहा कि ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं पहले दिन से भी हो रही है, और भी लोग कह रहे हैं इसको, लेकिन ये तो कोरोना की बात हुई। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो ब्लैक फंगस, जैसा आपने भी कहा कि यह बहुत ही पुराना फंगस है, लोगों को इसकी जानकारी बहुत पहले से, खास तौर पे डॉक्टरों को तो इसकी जानकारी है ही, भले आम लोगों को ये पहली बार लग रहा हो कि हम ब्लैक फंगस नाम सुन रहे हैं इसका। तो क्या ब्लैक फंगस का भी कोई इलाज नहीं है, या इसका इलाज है? अगर टाइम पर आपको पता चल गया कि हमें ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसका इलाज संभव है? जी, अगर इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि बहुत टाइमली हम इसको डायग्नोज कर लें। जैसे कि सिम्टम्स अभी डॉक्टर त्रिहन जी ने बताए थे, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, फेस के ऊपर स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, नाक के अंदर ब्लीडिंग होना, या ब्लैक फंगस दिखाई देना, आंख में दर्द होना, रेडनेस होना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। ये डाउट होते ही हमें तुरंत अब ये जो ड्यूटी है ये हॉस्पिटल की है एक्चुअली, और तुरंत इसके लिए डायग्नोसिस के लिए जो भी तरीके हैं, जैसे एंडोस्कोपी करते हैं नाक में तो हमें ब्लैक फंगस का पता चल जाता है, नेजल वॉश हम लेते हैं तो उससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टेनिंग से पता चल जाता है, और इसका तुरंत ट्रीटमेंट जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, और जो इसका जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो अर्ली सर्जरी है। लेकिन दुख की बात यह है इस समय कि इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी बहुत शॉर्टेज है।
जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दवा है, जी। वो करीब करीब 2000 रुपए का एक इंजेक्शन है, जो दिन में 2 या 3 लगना जरूरी है, उसकी बहुत शॉर्टेज है। और जो ओरल मेडिकेशन है, पोसाकोनाजोल है, उसका इतना इफेक्टिव नहीं है। और वो तो ये इसका अगर अर्ली ट्रीटमेंट कर लें तो हम जिंदगी बचा सकते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज डेथ का कारण बन जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि ये पहले नाक में, नाक से फिर आंख में, आंख से फिर ब्रेन में, लंग्स में कहीं भी जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद बचाना रोगी को। बिल्कुल, एक चीज़ आपने कहा कि इसकी पहचान जो है डॉक्टरों को करनी चाहिए, और डॉक्टर और हॉस्पिटल ही बता सकता है कि इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन की पहचान वही कर सकते हैं। तो फिर अगर जो व्यक्ति घर में इलाज करा रहा है तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए जो पहचान, जो लक्षण है, वो लक्षण अगर आम लोगों को नहीं पता चले तब तो बड़ा फैटल हो सकता है उनके लिए। ये बात हमें लोगों को सिखानी है, लेकिन मैंने फिर बताया आपको कि ये प्रॉब्लम हॉस्पिटल में जाने के बाद ही अधिकतर है। घर में जो लोग एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर और नॉन इन्वेजिव तरीके से अपना इलाज केवल दवाइयों से कर रहे हैं, उनमें ये संभावना नहीं है, क्योंकि अस्पताल में जाने के बाद इम्यूनिटी और ज्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स जो हो रहा है इस कारण से। बिल्कुल, हमारे दोनों डॉक्टर हमारे साथ बने हुए रहेंगे, विवेक अग्रवाल जी और संजय जी, जब हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि घर में बैठ करके इसकी पहचान कैसे करें, और कौन से घर में ऐसे उपाय हैं जिन उपायों के जरिए हम ब्लैक फंगस को अपने से दूर रख सकते हैं, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस एक नई महामारी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ दो मेहमान डॉक्टर विवेक अग्रवाल और डॉक्टर संजय जैन जुड़े हुए हैं। फिर से हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे और डॉक्टर जैन से एक बार फिर से पूछेंगे। जैन साहब, जिस तरीके से ब्लैक फंगस अचानक लोगों के बीच में आया है, नया नाम, लोग काफ़ी डरे हुए हैं, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे दोनों पे कह रहा है कि बुजुर्ग और बच्चे दोनों पे ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है। जो लोग घर में रह रहे हैं, किस तरीके से सावधानी बरते, कहाँ नहीं जाएं, कहाँ जाएं, किन चीज़ों से अलग रहें, कुछ सावधानियां ऐसी क्या है जो कॉमन लोगों को रखनी चाहिए ब्लैक फंगस से दूर रहने के लिए? देखिए, जो भी लोग बिल्कुल ठीक हैं जी, उनका ये फंगस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फंगस तो ये एटमॉस्फेयर में सब जगह है। हम अपने घरों में देखते हैं, जब ब्रेड रखी पुरानी हो जाती है तो ब्लैक फंगस लग जाया करती है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम जिनका ठीक है, उनको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है जी। जो लोग इस किसी भी कारण से, अगर जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जो कोरोना का से रिकवर कर रहे हैं, हाँ, उनको घर में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो आउटर एनवायरनमेंट है, वहां पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और घर के अंदर कम होती है। दूसरा, उचित जीवन शैली का कोई विकल्प नहीं है। ये उचित जीवन शैली हमें सीखनी ही होगी, और ये उचित जीवन शैली आयुर्वेद सिखाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं जनरल बताना चाहता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो ऑयल है, तेल है, वो फंगस का दुश्मन है। यही कारण है कि हमारे अचार खराब नहीं होते, उनमें फंगस नहीं लगती है। बिल्कुल। तो ऑयल का प्रयोग करें, अपनी स्किन पे ऑयल लगाएं, जैसा कि बताया गया हमेशा हमारी पुरानी संस्कृति में। नाक में रोज ऑयल एक दो बार जरूर लगाएं। ऑयल रखें, कान में डालें। मुंह में भी ऑयल को का कुल्ला करने की बात आती है आयुर्वेद के अंदर। तो ऑयल रक्षा करता है हमारी इन सब चीजों से। तो ऑयल रखें, हमारी जो ये इंद्रियां हैं, और घर से बाकी अपनी हाइजीन, इन सबको बहुत अच्छे से मेंटेन करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। ये सब बातें आपकी तो ऑयल कोई भी रखी जा सकती है या कोई स्पेशल ऑयल है, कोई जो मस्टर्ड ऑयल है? एनी ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल है, तिल का तेल है, गोले का तेल है, या फिर आयुर्वेद के कुछ अणु तेल वगैरह बताए जाते हैं। लेकिन एनी ऑयल, कीप इट ऑयल्ड। अगर आप ऑयल रखते हैं तो आपको ना कोरोना आराम से हरा पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के, हमारे नाक के अंदर एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, नेचुरल मास्क लगा हुआ है। उसको मजबूत करने का तरीका है कि आप उन चीजों को ऑयल रखें। तो ये एक तरीका है। और तो अपनी जीवन शैली ठीक रखें, खाना पीना ठीक रखें, नींद प्रॉपर लें, ठीक से लें। इन सब बातों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, फिर आपको कोई खतरा नहीं है। और एक चीज लोगों में एक और भ्रम है, मैं चाहता हूं कि आप उस भ्रम को भी दूर करें। वैक्सीन को लेकर के एक भ्रम है कि
जो व्यक्ति वैक्सीन ले लिया है क्या उसको ब्लैक फंगस नहीं होगा या उसको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा, या जो पहला शॉट लिया है दूसरा शॉट नहीं लिया है, अभी दूसरे शॉट में टाइम है, तो क्या पहले और दूसरे शॉट के बीच में उसकी इम्यून जो है वो ज़्यादा कमज़ोर है, क्या उस पर ज़्यादा खतरा है और उसको कोरोना से ज़्यादा ब्लैक फंगस का खतरा है? क्योंकि लोगों में जो है अभी चूंकि नई चीज़ है तो लोगों में भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा बन रही है और एक दूसरे से आम चर्चा में जो लोग बात करते हैं उसमें डर ज़्यादा फैल रहा है ब्लैक फंगस। अब कोरोना से ज़्यादा डर जो है लोगों के बीच में ब्लैक फंगस को लेकर के हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी को, वैक्सीन का फंगस से कोई दूर दूर का भी रिलेशन नहीं है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें जी। वैक्सीन कितनी कामयाब है या नहीं कामयाब है इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं क्या, शायद पूरी दुनिया को कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होने वाली है या इसके कोई दुष्परिणाम होने वाले हैं। तो वैक्सीन से म्यूकोरमाइकोसिस का कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, मतलब आप बिल्कुल क्लियर करें। डॉक्टर विवेक, क्या आपको भी लगता है कि वैक्सीन से कोरोना नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये ब्लैक फंगस का कोई रिश्ता नहीं है और ब्लैक फंगस हो चाहे नहीं हो इससे वैक्सीनेट लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो वैक्सीनेटेड है? वैक्सीन से इसका संबंध नहीं है। जी। आपको मैं एक बात ध्यान में दिला दूं कि ये जो ब्लैक फंगस होती थी पहले कैंसर के रोगियों में या HIV एड्स के रोगियों में ही होती थी, क्योंकि वहां ही इसका उत्तर छुपा है कि उनको इम्यूनिटी की सप्रेस करने वाली दवाइयां ही लगातार दी जाती थी। आप एक बात बताइए कि यदि आप अपनी इम्यूनिटी को इतना नीचे ले आएंगे कि इस तरह के वायरस आए, देखिए इसका बचाव में ही उपचार है। यदि आपके घर में एक बार आग लग जाएगी तो जब आग भड़क जाती है, फायर ब्रिगेड आती है, तो जब पानी इतनी तेजी से फेंका जाता है तो घर का जो आग से खराब नहीं हुआ सामान वो फायर ब्रिगेड की पानी से खराब हो जाता है। तो हमको रोकना होगा आग लगने को। हम बाद में जो बचाव की कोशिश कर रहे हैं फायर ब्रिगेड आने के बाद, आग लगने के बाद हमें पहले प्रयास करना होगा कि पहले हम इम्यूनिटी को सुरक्षित रखें, उसको खराब ना होने दें। आज से पहले इतने वायरस इन्फेक्शन हुए, किसी में इस तरह से ब्लैक फंगस नहीं आता था क्योंकि इतनी तेजी से इम्यूनिटी को खराब भी नहीं किया जाता था। तो मेरा जो है इसमें बचाव ही हमारा एक उपाय है। हम एक बार आग लग जाती है उसके बाद बचाव के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। जो माइल्ड केसेस है, शुरू का पहला हफ्ता है, उसको किसी ने ना तो ध्यान किया ना उसके बारे में ये रिसर्च किया कि ये माइल्ड केस मॉडरेट और सीवियर क्यों हो रहे हैं। यदि हम वहां बचा लें अपने पेशेंट्स को तो लाखों डेथ्स बचाई जा सकती है। ये इसके पीछे हमारी पूरी रिसर्च है और हमने अपनी रिसर्च को इंडिया के, विश्व के बड़े डॉक्टर से साझा भी किया है और वो मान भी रहे हैं। और इसके लिए हम एक हाई कोर्ट में कल PIL भी डाल रहे हैं जिसका आप जल्दी ही आप समाचारों में सुनेंगे कि इस तरह से पहले वीक में माइल्ड केसेस को गलत दवाइयां देकर उनकी स्थिति को मॉडरेट या सीवियर की ओर ना ले जाएं, जिससे आग नहीं लगेगी। तो हमें फिर आग से बचाने के लिए पानी वानी नहीं डालना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो हमें आग से अपने आप को बचाना है, बल्कि क्योंकि आग बुझाने के लिए जो पानी डाली जाती है फायर ब्रिगेड के द्वारा वो सचमुच दूसरा भी नुकसान कर सकती है। आपने कहा कि दूर रहा जाए, दूर कैसे रहा जाए, लक्षण कहाँ रहे हैं। और एक जो चीज़ जो लोगों के बीच में आ रही है कि मिट्टी से और वनस्पति से ब्लैक फंगस जो है वो ज़्यादा फैल रहा है, इस तरीके का भी भ्रम है। क्या ये भ्रम है या सच में व्यक्ति को फंगस से, ब्लैक फंगस से दूर रहने के लिए मिट्टी से भी दूर रहना चाहिए या वनस्पति से भी दूर रहना चाहिए, या जो घर में जो गार्डनिंग करते हैं, जो घर में जो जिन्होंने अपने लिए छोटा सा गार्डन लगा के रखा हुआ है, किचन गार्डन जिनके पास है, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी जैन साहब। देखिए, जो व्यक्ति कमजोर है जी उसको बहुत बातों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति मजबूत है उसको किसी बात से दूर रहने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में, प्लांट्स के अंदर नेचुरली ज्यादा है, लेकिन खतरा उसी को है जिसकी इम्यूनिटी कम है। एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल मुख्य बात अल्टीमेटली इम्यूनिटी है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कम इम्यूनिटी के कारण, और अगर हम अपने रोग से जीतना चाहते हैं तो भी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तभी हम जीत पाएंगे। मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी इलाज हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और खराब करते हैं। लेकिन व्यक्ति, डॉक्टर साहब, लेकिन हम कैसे डिसाइड करें, हम कैसे, डॉक्टर साहब, हमें ऐसे तरीके तलाश करने होंगे कि जो हमारा इलाज भी करें और हमारी इम्यूनिटी को कम ना करें
और ये सिद्धांत आयुर्वेद का है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन की तरफ जाना ही होगा। हमें आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट करना होगा अगर हमें रोगों से जंग जीतना है और लोगों को स्वास्थ्य देना है तो। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि हम मजबूत हैं अंदर से, हमारा इम्यून सिस्टम जो है मजबूत है, ये हम कैसे डिसाइड करें? एक बुजुर्ग, एक बच्चा कैसे डिसाइड करे? अब जो कहते हैं कि शुगर के मरीज़ को ज़्यादा खतरा है, अगर किसी को शुगर है, वो शुगर की दवा ले रहा है और उसके बाद उसने घर में गार्डनिंग भी किया हुआ है, किचन गार्डन भी लगा के रखा है और वो पौधों में रोज़ पानी देने के लिए जाता है, तो क्या छोड़ दे पानी देना पौधों को? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो ब्लैक फंगस इस समय आ रही है, ये तो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आ रही है, जो इस समय कोरोना के मरीज जो ऑलरेडी बहुत डाउन है इम्यूनिटी के कारण, और जिनका इलाज उस तरीके से हो रहा है जिससे इम्यूनिटी फर्दर डाउन हो रही है। ये बात इससे पहले तो क्या आपने कोरोना से पहले तो क्या डायबिटिक लोग गार्डनिंग नहीं करते थे? वो बात नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तो दूसरा कारण है जो इस समय ये ब्लैक फंगस आई है, ये तो कोरोना का कारण है। कोरोना की में क्योंकि इम्यूनिटी और कम हो रही है और जो ट्रीटमेंट है वो इम्यूनिटी हमारी और ज्यादा कम कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस का अंत जो है वो कोरोना के साथ ही होगा? कोरोना खत्म तो ब्लैक फंगस खत्म? जैन साहब और अग्रवाल जी, मैं दोनों से पूछ रहा हूं, क्या कोरोना खत्म तो ब्लैक फंगस खत्म, ये माना जाए, या ब्लैक फंगस हो तो फिर कोई प्रभावी नहीं होगा? मेरा कहना इसमें यह है कि एक्चुअली इम्यूनिटी जब ठीक होगी तो ब्लैक फंगस क्या कोई भी फंगस नहीं आएगा। और कोरोना एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है, कोरोना का इलाज बहुत बड़ा कारण है इम्यूनिटी कम करने का। एक प्रश्न आपने और पूछा था, कैसे पता लगाएं हम स्वस्थ है? जी, अगर आपको भूख ठीक लगती है जी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, अगर आपको नींद ठीक आती है, अगर आपका मन में उत्साह रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि जितने दर्शक जो है जो सुन रहे होंगे वो अपने आप को इस पैमाने पे कस के देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो ठीक है, और अगर वो ठीक है तो ब्लैक फंगस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि संजय जैन और विवेक अग्रवाल दोनों जो कह रहे थे, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ आप जुड़े और दोनों ने काफ़ी अच्छी बातें कही और मुझे लगता है कि जो दर्शक इसे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो मूल चीज़ें जो बात कही वो मैं एक बार फिर से शॉर्ट में कह देता हूँ कि ब्लैक फंगस से बचाव के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑयल का इस्तेमाल करें, नाक में डालें, मुंह में भी आप कुल्ला करके डालें, अपने बॉडी में लगाएं, तो शायद इससे जो है फंगस से आप दूर रहेगा, फंगस आपसे दूर रहेगा। और दूसरी बात, अगर आपको नींद अच्छे से आती है, आपको भूख अच्छे से लगती है, मन में उत्साह रहता है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, ठीक है, आपको कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो अपने आप को आप स्वस्थ कंसीडर करें, और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको कोरोना और ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर साहब का। और जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को देख करके उन्हें भी फायदा हुआ होगा, और जो कसौटी डॉक्टर जैन साहब ने बताई, मुझे लगता है कि उस पर सभी व्यक्ति को, जो भी सुन रहे हैं, उसे उस कसौटी पे अपने आप को तौलना चाहिए, और अगर उनको लगता है कि इस कसौटी में हम फिट हैं तो उनको कोरोना या ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।